अब योगी जी कह रहे हैं कि वक्फ चोरी पर विपक्ष चुप रहता है, तो कहां पर विपक्ष चोरी, वक्फ की चोरी हुई है? अगर आपको कमजोर हो जाए देश, मंदिर पर घिरे तब तो वक्फ को उछाला गया है ना, मंदिर पर घिरे तब तो वक्फ को उछाला है ना योगी जी ने। नहीं, मैं हूँ यासर मलिक। ढोंगी हिंदू है ये, निकल के आ रहे हैं। इनका असली चरित्र जो कि हिंदू नफरत है, ये हम सबने देखा है। अंजना जी, इनके कहने पे कानून काम नहीं कर सकता। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे आगे घबराओ नहीं, आज नर्वसिया बहुत रहे हो। फर्जी राम भक्त है ये, चुनावी राम भक्त है ये, राम भक्त नहीं है ये, नथु राम भक्त है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। सफाई गुंडे की तरह बात क्यों नर्वस हो रहे हो भाई? पसीना क्यों आ रहा है? आराम से। एक तो ये झूठ का प्रोपेगेंडा शाम को बैठ पे टीवी पे मत चलाओ। गौरव जी, क्या इसलिए बचाया जा रहा है चंपत राय को क्योंकि वो बड़े लोगों का नाम लेंगे? गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप को पत्रकारिता सिखाने की कोशिश कर रहा था गौरव भाटिया। उसके बाद गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ने कैसी बखिया उधेड़ दी, ऐसे तीखे तीखे सवाल दागे कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की सारी बोलती बंद हो गई, सारी हेकड़ी निकल गई। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। अब वक्फ बोर्ड को बीच में लाकर इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिस पर तगड़ी बहस हुई है। इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने भी बखिया उधेड़ी है बीजेपी के प्रवक्ता की, और साथ के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा ने सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो सारी कलह ही खोल दी। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए, बहुत शानदार डिबेट है। कैसे तोतले भाटिया की हेकड़ी निकली है इस डिबेट में, आप लोग जरूर देखिए। और अब इस मुद्दे पर एक तरफ एसआईटी की रिपोर्ट आगे बढ़ रही है, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है, न्याय का लोग इंतजार कर रहे हैं कि दोषी जो लोग रहे हों उनको दोषी आखिरकार ठहराया जाए। लेकिन अब योगी जी कह रहे हैं कि वक्फ चोरी पर विपक्ष चुप रहता है, तो कहां पर विपक्ष चोरी, वक्फ की चोरी हुई है? अगर आपके पास जानकारी हो, डेटा हो तो बताएं। वहीं कांग्रेस एमपी में विरोध कर रही है कि आपने 2 हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में कैसे शामिल कर लिया। अंजना जी, सबसे पहले तो जो आज का विषय है मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। जब वक्फ का संशोधन हुआ तो संसद में करीब 18 घंटे चर्चा हुई, और 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी वक्फ संशोधन हुआ एक्ट में, तब 4.5 घंटे हुआ। जब चर्चा के बाद एक कानून पारित हो गया, वो देश का कानून हो गया। आज उस कानून का पालन करके अगर मध्य प्रदेश सरकार नियुक्त करती है बोर्ड मेंबर्स को, तो ये पाप कैसे हो गया? पहला बात, ये पहला सवाल भी है, क्या कानून का पालन करना पाप है, गलत है, और इस पे किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? दूसरी बात अंजना जी, ये सवाल पूछिएगा, जब संसद में ये कानून पारित हुआ उसके बाद कई याचिकाकर्ता, जिसमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष जो हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट गए, और कई और पार्टियां भी गई क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून पे रोक लगाई ये कहते हुए कि आप जो गैर मुस्लिम हैं उनको वक्फ बोर्ड में जगह नहीं देंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने तो रोक लगाई नहीं, वो आदेश मेरे पास है। और सबसे अच्छी बात, देखिए, तीसरा सवाल ये पूछिएगा अंजना जी, क्या 2013 में जब संशोधन हुआ और जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हो, सिख हो, जैन, बौद्ध, पारसी हो, वो लोग अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं? जब हिंदुओं से संपत्ति ले सकते हो तो अगर बोर्ड में हिंदुओं को जगह मिल जाएगी तो क्या दिक्कत है? ये मुझे समझ में नहीं आया। और एक सवाल और पूछ लीजिएगा, जो मेरी जानकारी है, 4 मुस्लिम महिला वक्फ बोर्ड जो नियुक्ति करी गई है उसका हिस्सा बन गई है। नजमा हेपतुल्ला जी का भी नाम आप दिखा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर मुस्लिम महिला, उनका सशक्तिकरण हो रहा है, जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी ने कहा था, जैसे ट्रिपल तलाक को अपराध बना के किया था, तो इसमें जो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनको क्या परेशानी है? ये भी अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये जो नया कानून आया है, अभी भी ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अगर किसी को कोई पीड़ा है, कष्ट है, जो दुहाई देते हैं पंथ निरपेक्षता की, उनको हिंदुओं से एकदम से इतनी नफरत हो गई, सर्वोच्च न्यायालय चले जाएं, अर्जी लगा दे और कह दे, पूछ ले कि ये सही है कि गलत है। सापरा साहब जल्दी से
सापरा साहब जल्दी से, आखिर क्यों, और वो भी कानून बनने के बाद अगर ऐसा किया जा रहा है, 2 लोगों को डाला जा रहा है वक्फ बोर्ड में, तो क्या दिक्कत हो गई? देखिए अंजना जी, सही बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से राम जन्मभूमि में जो चंदा चोरी हुई है, ये उससे ध्यान भटकाने का एक उनका कार्यक्रम है, इसलिए ये वक्फ बोर्ड पर आ गए हैं। धीरे धीरे देखिए पाकिस्तान भी आएगा, जॉर्ज सोरोस भी आएगा, ये ध्यान भटकाने का इनका इरादा है। यानी वक्फ बोर्ड तो बहाना है, लेकिन ध्यान इनको असली में भटकाना है। सवाल यह है, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो आपदा आई है उसमें यह अवसर ढूंढ रहे कि किस तरह से इसमें से निकला जाए। और जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, वक्फ बोर्ड का ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो विचाराधीन भी है वो विषय कि इस बोर्ड के अंदर दूसरे समाज के लोग होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और इस तरह से तो कल को कोई हिंदू समाज के लोग अगर एसजीपीसी को जमीन देंगे तो कहेंगे जी एसजीपीसी में भी सिखों के बीच में भी हिंदू होने चाहिए। हमारे नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में तो यहां पर एक हिंदू को लगा दिया था एडमिनिस्ट्रेटर, उसका पुरजोर विरोध हुआ, फिर सरकार को हटाना पड़ा, बीजेपी की सरकार को ही हटाना पड़ा। तो ये बहुत चिंता करने वाला विषय है जिस पर चिंतन मंथन जो है वो कोर्ट कर रहा है। योगी आदित्यनाथ तो महज आपदा में अवसर देख रहे हैं। जो कल जिस तरह से गुफप हुआ है, जो कल जो मीटिंग हुई है, न्यास की जो मीटिंग हुई है, वो क्या थी मीटिंग? लीपा पोती थी, आंखों में धूल झोंकने का प्रयास था। भाई मुलजिम भी वही है, मुंसिफ भी वही है, और गोविंद गिरी महाराज आकर के कहते हैं सब चंगासी। भाई आपका तो ये जो मैंने सुना उनका कल वक्तव्य, वो तो ऐसा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे भाई आप खुद कोषाध्यक्ष हो, आपके नाक के नीचे से चंदा चोरी हो गया, चांदी की ईंटों के रसीद नहीं दी गई, सोने की रसीद नहीं दी गई, आभूषण की रसीद नहीं दी गई, करोड़ों रुपए का जमीन का व्यवहार हुआ, वहां पर 100, 200, 300% की जमीन में मुनाफाखोरी हुई। और कोषाध्यक्ष कहते हैं कि मेरा तो सही नहीं है, मैंने तो सिग्नेचर जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, दूसरा कोई आके सिग्नेचर करता है। ऐसी बेतुकी बातें करते हैं। मेरा तो अंजना जी ये कहना है कि ये जितने 8 लोग पकड़े हैं और चंपत राय और अनिल मिश्रा, इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नैतिकता के आधार पर इस संस्था को बर्खास्त करना चाहिए, इनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन्होंने तो एटीएम बना के रखा हुआ था राम मंदिर को। अगर प्रभु राम सीता मैया की अग्नि परीक्षा ले सकते हैं तो चंपत राय, अनिल मिश्रा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? राम भक्त यही तो पूछ रहे हैं कि यहां पर अगर चंदा चोरी हुआ है, अगर आपने छोटी मछलियों को पकड़ा है, तो इनका नार्को टेस्ट करिए कि बड़े मगरमच्छ कौन है, ये तार कहां तक जाते हैं, किस तरह से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के इतने बड़े बड़े 5 सितारा, गौरव जी एक छोटा सा जवाब, हाँ गौरव जी एक छोटा सा जवाब दीजिए। और देखिए दलील ये दी जा रही है ना कि जो ये वक्फ कानून 2025 आप लाए, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए अभी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए थी। छोटा सा जवाब फिर मान। नहीं अंजना जी, मैं समझता हूं ये तर्क है, ये केवल वही लोग दे सकते हैं जिनको विधिक तौर पे संविधान की समझ ना हो। कभी अभिषेक मनु सिंघवी जी से ये सवाल पूछ लीजिएगा, सही उत्तर मिल जाएगा। मैं आपको एक जानकारी देता हूं, मैंने ही बताया कि ये मामला अभी भी लंबित है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो अंतरिम आदेश आया उसमें उन्होंने इस प्रावधान पे रोक नहीं लगाई। इसका मतलब ये आज देश का कानून है। तभी मैंने पहला सवाल पूछा था, क्या देश के कानून का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य नहीं है, और ये पाप कैसे हो सकता है? इसका विरोध क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी तो वो है, जब ट्रिपल तलाक का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था तो ये लोग मौलानाओं के साथ, ये लोग उनके साथ खड़े थे जो लोग मुस्लिम महिलाओं को दबाते हैं। और शाहबानो का केस याद करिए, एक 65 साल की महिला को अगर 120 रुपए भत्ता मिल रहा था तो इनको दर्द हुआ, ये कानून ले आए। और आज मोदी जी जो कर रहे हैं, जो भाजपा में सरकारें हैं वो कर रही हैं, वो केवल और केवल सशक्तिकरण की राजनीति कर रही हैं। और अंत में एक बात कहूंगा, 123 ऐसी संपत्ति थी जो कांग्रेस की सरकार 2013 की बात है, लुटेंस दिल्ली में सबसे महंगी संपत्तियां इन्होंने वक्फ को दे दी थी, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। बाद में वो वापस ली गई। ये क्या दर्शाता है? इनका चरित्र केवल एक है, तुष्टीकरण करो,
चाहे समाज में लेकिन वो विष गौरव फैल जी, जाए, लेकिन गौरव जी, चाहे गौरव जी, आपको कमजोर हो जाए देश, मंदिर लेकिन पर हमें घिरे मजबूत तब तो वक्फ को उछाला गया है ना, मंदिर पर घिरे तब तो वक्फ को उछाला है ना योगी जी ने। नहीं, मैं मंदिर पे उत्तर देने के लिए बाध्य हूं। आप पूछिए, मैं उत्तर दे दूंगा। आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं बाध्य हूं। आप मुझसे कोई भी उत्तर मंदिर पे पूछिए, मैं आपको बल्कि एक जानकारी और दे देता कैसे हूं। नहीं है भाई? विपक्ष तो कह रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सिर्फ इस्तीफे पर वो तैयार नहीं है। और ये सच भी है, जो सर्वे सर्वा थे भाई सब पर जांच हो। ठीक है अंजना जी, दो भाग में बांटूंगा। पहले एक जानकारी दे दूं, तिरुपति जो मंदिर है उसके ट्रस्ट में गैर हिंदू भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये कह देना कि इस धर्म के लोग दूसरे धर्म में नहीं आ सकते, ये केवल और केवल उस जगह का रख रखाव रखने के लिए और दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था होता है। दूसरी बात जो आपने कहा, एफआईआर कराई ट्रस्ट के मेंबर ने, हमने देखा 8 गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई हर व्यक्ति से, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और आगे कानून अपना काम करेगा। अब ये जो ढोंगी हिंदू है ये निकल के आ रहे हैं, इनका असली चरित्र जो कि हिंदू नफरत है ये हम सबने देखा है अंजना जी। इनके कहने पे कानून काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अब चरण सिंह सापरा साहब आप भी इस सवाल का जवाब दीजिए कि सबरीमाला मंदिर में भी 4 किलो, सवाल तो सुनिएगा ना, 4 किलो सोना चोरी हुआ, इतना गुस्सा तो नहीं दिखता। वहां आप ही की सरकार चल रही है, इतने दिन बीत गए हैं, यहां पर तो दिन दिन का हिसाब सामने आ रहा है कि भाई ये जब्त हुआ, कितना जब्त। अब डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब डिबेट में आगे गौरव भाटिया की कैसी बकिया उधड़ने वाली है, अंजना ओम कश्यप, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता तीनों मिलकर धोएंगे। उस समय हुआ जब हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए आवाज उठाई थी। उसकी एक मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रही है, हमारी सरकार उसको आगे ले जा रही है, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। उसमें जो भी होगा, जो वस्तुस्थिति होगी, सच्चाई होगी, वो करेंगे। लेकिन चैनल पर बैठ करके जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता, मैं इनको कहता हूं कि ये फर्जी राम भक्त है, ये चुनावी राम भक्त है, ये राम भक्त नहीं है, ये नथुराम भक्त है। ये नथुराम भक्त जब चोरों को संरक्षण देते हैं ना, तब राम भक्तों को दर्द होती है, पीड़ा होती है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राम मंदिर को एक स्टार्टअप समझ लिया था कि जो अच्छे डिविडेंड दे रहा था, आर्थिक डिविडेंड भी दे रहा था और राजनीतिक डिविडेंड भी दे रहा था। अब इनको खतरा लग रहा है कि हमारा ये स्टार्टअप जो है ये फेल हो रहा है, अब ये राम भक्तों के हाथ में चला जाएगा, ये हमारे चुंगल से बाहर हो जाएगा। ये सब इन्हीं के लोग तो थे, प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किए थे ना, चंपत राय, अनिल मिश्रा, जितने भी थे, ये सब प्रधानमंत्री के अपॉइंट किए हुए लोग थे। तो प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इन्हें बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? ये प्रधानमंत्री की भी परीक्षा है। अगर प्रधानमंत्री बर्खास्त नहीं करते हैं ट्रस्ट को, तो उसका मतलब होता है कि वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है, इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और राम भक्तों की पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। ये मेरा आरोप तो है। क्या किया जाए? चरण सिंह सापरा साहब, अब सापरा साहब आपने काफी बोल लिया, मुझे लगता है आशुतोष जी को बोलने दीजिए। बड़ी पार्टी अभी भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, वो चुपचाप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर हावी हो जाइए आप। आशुतोष वर्मा जी, एक सिंपल सवाल है भाई, एसआईटी ही तो जांच करेगी ना, कौन सी धारा के तहत चंपत राय को पकड़ के डाल दिया जाएगा जेल में? क्यों बचा रहे हैं, क्यों उनको नहीं अरेस्ट कर रहे हैं, इनका अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आखिरकार एसआईटी जो गठित की है वही तो जांच करेगी, वही तो तय करेगी। धन्यवाद अंजना जी। नहीं, देखिए बात यह है कि जिस प्रकार से चंपत राय जी को एक पॉलिटिकल इम्यूनिटी दिखाई जा रही है, उससे तो ये साफ है, और नैरेटिव ये कुछ भी बना ले, चंपत राय को जितना बचा ले। इस देश में जितने भी लोग हैं, जितने राम भक्त, उन सबको पता है कि चंपत राय के नाक के नीचे चोरी हुई है, और चंपत राय ने अपने आप का इस्तीफा दिया है, लेकिन ट्रस्ट से उनको हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि इस ट्रस्ट की जो डीड है उसमें कोई सदस्य को हटाने का कोई क्लॉज ही नहीं है। तो ये बहुत सफाई तरीके से जानते हैं कि मैं इस्तीफा दे भी दूंगा तब भी मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तो असल में भारतीय जनता पार्टी अब फंस चुकी है इन सब चीजों में, जवाब मिल नहीं रहा है। एसआईटी ने खुद बता दिया कि 70 बार चोरी हुई है, सीसीटीवी गड़बड़ हो चुका है, एसबीआई वाले कह रहे चंपत राय डिसाइड करते थे कौन पैसा गिनेगा कौन नहीं गिनेगा, वहां पे आदमी ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को 40% कमीशन देना है। मतलब खुला किताब है कि चोरी जम के हुई है और सिंडिकेट बना है। तो किसी तरीके से पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कराओ और अब वक्त पे बात करना शुरू किया जाए। तो आज योगी आदित्यनाथ जी ने वही करना शुरू कर दिया है, जिससे मामला डाइवर्ट हो, थोड़ा कूल डाउन हो। लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में जितने लोग गए हैं और जितने लोग ने चढ़ावा दिया है, वो सब आज पूछ रहे हैं कि इन चोरों को चौकीदार कैसे बनाया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक आदमी ने अपनी डीपी लगाई थी, मैं भी चौकीदार।
अगर ये चौकीदार हैं तो ऐसे चौकीदार से भगवान बचाए, इनको दूर करो, क्योंकि अभी तो अयोध्या हारे हैं, अब बारी उत्तर प्रदेश की है। और राम जी ने कहा है ना कि बहुत आपने चालाकी करी है। हम तो शुरुआत से 2021 से बोल रहे हैं कि जब से जमीन का अधिग्रहण हो रहा है तब से लगातार ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन आधे घंटे में जो है 20 करोड़ में भेज देते हैं। वहीं क्यों रह के चंपत राय 18 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हैं। और देखिए, सबसे पहले इनके तर्क में विरोधाभास कहाँ है। मैंने कहा कुंभ मेला जो सबसे बड़ा महापर्व है हिंदुओं के लिए, उसमें एक मुसलमान को अध्यक्ष बनाया समिति का। तो इन्होंने कहा देश संविधान से चलता है, कहां लिखा है कि नहीं बना सकते। बहुत अच्छा तर्क है, लेकिन फिर संविधान के तहत ही तो कानून बना वक्फ का, फिर विरोध क्यों? फिर तो उस कानून का भी पालन होना चाहिए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। पहला इनका जो तर्क था वो गिर गया। बीच में नहीं है। मैं तो बदतमीजी से भी नहीं बात कर रहा, बीच में मत बोलो। पहला तर्क गिरा। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो है बटकों की चोटी खींची गई। शंकराचार्य पे किसने लाठीचार्ज किया था? अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री थे। 84 कोस परिक्रमा यात्रा पे जो लोग करना चाहते थे, लाठीचार्ज किसने किया? अखिलेश यादव ने, आधे मुख्यमंत्री ने, जिनको कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता था। तीसरी बात, कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी? और मुंह से तुम्हारे निकला कि चंदा जिसने दिया हो, जो गया हो भव्य राम मंदिर के दर्शन करने राम लल्ला के। तो मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने कितना चंदा दिया है बताओ? हमने चंदा दिया है। हम तो छाती ठोक के कहते हैं अखिलेश यादव ने फूटी अठन्नी दे दी। दूसरा, आज तक अखिलेश यादव, जो कि अपने आप को मौलाना अखिलेश कहते हैं, कभी गए हैं राम मंदिर? नहीं गए हैं दर्शन देने। चौथी बड़ी बात बता दूं, हमने क्या किया। आप आजम खान की जितनी एफआईआर हुई है पढ़ लीजिएगा। वक्फ की जमीन को कब्जा के जौहर यूनिवर्सिटी में मिला दिया, जो वापस ली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। दूसरा, अंजना जी, हमने सुनिश्चित किया जो वक्फ की संपत्तियां हैं, वक्फ बोर्ड है, उनको हम पंजीकृत करें। और कितने 2,20,000 कहते थे कि वक्फ हैं जो बने हुए हैं, और उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ है केवल 92,000 का। सरकारी रुपया लोगे लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे। और विरोध किसने किया था? यही मौलाना अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने। आज पारदर्शिता भी आ रही है, जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, और चाहे मंदिर हो, चाहे वक्फ हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, हम सुनिश्चित करेंगे कि एक एक रुपया जनता का, जनता के हित में इस्तेमाल हो। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए नहीं जो है जनता रुपया देती है, ये बात जान लो। ठीक है। अब देखिए, इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को लंबे वक्त से बीजेपी घेर रही है। आशुतोष जी, यही बता दीजिए कि आपने जहां पर मंदिर बना उसे राम जन्मभूमि मानना कब शुरू किया? जी देखिए अंजना जी, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि इसके बाद आ रही हूं साहब। अगर आप राम मंदिर नहीं जाएंगे तो राम भक्त होंगे। नहीं, मैंने कुछ और पूछा। कुछ और पूछा। मैंने तो जो लोग केस लड़ रहे थे उनके बिहाफ पर पूछा। हाँ, कौन केस लड़ रहा था? समाजवादी पार्टी कब केस लड़ रही थी? नहीं, जो लोग राम जन्मभूमि में मंदिर बने इसके लिए जो केस लड़ रहे थे, निर्मोही अखाड़ा के लोग, उनकी तरफ से पूछ रही हूं। वो पूछ रही हूं कि आप लोगों ने राम जन्मभूमि कब मानना शुरू किया उस जगह को? नहीं, हमने तो उसी दिन मान लिया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उनका कोई रोल ही नहीं है। ये तो सिर्फ चोरी करने के लिए भगवान राम का नाम लेते हैं। मैं तो इनको बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी को। आपने शंकराचार्य की बात करी, अभी मुक्तिऋषानंद की बात करी, जिन्होंने खुद आके बोला कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में, वो गलत हुआ था। और उसके बाद अखिलेश यादव ने पे लाठीचार्ज नहीं किया था। अरे सुन लीजिए, अरे आगे घबराओ नहीं, आज नर्वसिया बहुत रहे हो। गोली चलाई, रुक जाइए। अरे रुकिए गौरव भाटिया, क्यों गंदी अरे घबराओ, सफाई गुंडे की तरह बात क्यों नर्वस हो रहे हो भाई? पसीना क्यों आ रहा है? आराम से। एक तो आप लोग प्लीज देखिए, पूछो, टॉपिक पे रहिए। कौन नर्वस हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, इस बचा जा सकता है। आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहें। एक दूसरे पर अपशब्द का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि फिर और स्तर गिरता चला जाएगा। फिर मेरी जिम्मेदारी होगी, फिर मुझे मॉनिटर की तरह आप दोनों को बताना पड़ेगा। आप दोनों से निवेदन है, सविनय निवेदन है, भाषा की मर्यादा रखें। आप ही ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, तो जमीन विवाद पर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष जी, तो उससे पहले आप लोग राम जन्मभूमि नहीं मानते थे? नहीं, विवादित था। हम लोग सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक पार्टी है, हम किसी पक्ष के साथ में नहीं खड़े। हम कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उसको मानेंगे। मैं अपनी पूरी बात कर लूं। अभी गोली चलाने पे आप बहुत बात करते हैं,
पूरी भारतीय जनता पार्टी की 11 साल की सरकार है, आए बताए कि जिसने गोली चलाई है उसको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण क्यों दी थी आपने? ये टीवी पे गोली चलाने वाला बहुत अच्छा होता है। और जो चीफ सेक्रेटरी वो खुद कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाया, मुलायम सिंह ने नहीं चलवाई, उसको पीएमओ में अपना प्रधान जो है सचिव बना रखा है। तो ये गोल गोल बातें उनको समझाओ जो बच्चे हैं। तीसरी बात, एक केस दिखा दे, एक केस दिखा दे, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं, जो वक्फ बोर्ड पे आजम खान साहब के ऊपर चल रहा है, इस पे सजा हुई हो। ये झूठ का प्रोपेगेंडा शाम को बैठ पे टीवी पे मत चलाओ, क्योंकि दुनिया हकीकत जाती है कि चौकीदार ही चोर था। असल में अगर चोरी नहीं हो रही होती तो इतनी बड़ी बात नहीं निकल के आती। चंपत राय को बचाने का सिर्फ एक वजह यह है क्योंकि वो बड़ी बड़ी मछलियों का नाम ले सकता है, इसलिए चंपत राय को बचा के रखो, क्योंकि जब नाम खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी का किला। एकदम सीधा सवाल है आशुतोष जी का, इसका जवाब दीजिए गौरव जी। क्या इसलिए बचाया जा रहा है चंपत राय को क्योंकि वो बड़े लोगों का नाम लेंगे? सापरा साहब और सुबुई जी आ रही हूं इसके बाद। मैं एक जानकारी आपको दे देता हूं। इन्होंने कहा था पॉलिटिकल इम्यूनिटी। पॉलिटिकल इम्यूनिटी क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास ऑर्डर है, गायत्री प्रजापति मंत्री थे, रेप के उनपे आरोप लगे, एफआईआर नहीं हो रही थी, टूटी साइकिल अखिलेश यादव की सरकार में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा एफआईआर कराओ, ये होती है पॉलिटिकल इम्यूनिटी। अब अंजना जी ठोक के पूछता हूं, क्या चंपत राय से सवाल नहीं पूछे गए? पूछताछ नहीं हुई, घंटों घंटों हुई है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि किसकी अरेस्ट होनी है, किसकी नहीं, किससे पूछताछ होनी है, संलिप्तता है या नहीं? ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही तय करता है। यही देश का कानून है। अब बेचारे जिन्होंने कभी कुरान को छोड़ के संविधान कानून पढ़ा नहीं है, तो वो यही कहेंगे, उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं। और मैं एक तस्वीर और दिखा दूं, ये मुलायम सिंह यादव जी का वक्तव्य है। वो 27 साल बाद कहते हैं, मैं पढ़ दूं, अयोध्या में और भी कार सेवक मारने पड़ते तो मार देता, आज ये बड़े हिंदू बन रहे हैं। गलत है, अरे गलत हिंदुओं से पूछो, नफरत करते हैं तुम लोगों से, नफरत। और इसलिए नफरत करते हैं कि तुमने मजहबी आधार पे केवल समाज को बांटने का काम किया है, मुस्लिम इलाका बताया है, वोट जिहाद बताया है, और इसीलिए सत्ता से बाहर हो और अगले 20 साल बाहर रहोगे। कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ टूटी साइकिल में जो योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने से रोक सके, चाहे कुछ भी कर लो। छोटा सा जवाब फिर सापरा साहब को दिखा दीजिएगा। हाँ, देखिए, मैंने 3 सवाल पूछे, तीनों पे गौरव भाटिया भाग गए। इन्होंने ना शंकराचार्य पे बोला, ना गोली चलाने पे बात बोला, ना आजम खान पे। ये ले आए कागज की कटिंग जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में रोज बनती है। क्या अरे सवाल का जवाब नहीं है भाई, पे बताओ क्या उत्तर दिया? तो अब जवाब आप बचा नहीं है। देखिए, जवाब अब बचा नहीं है। अब चोरी में सब पकड़ लिए गए हैं और सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, आज खुद आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो आज अंजनाम कश्यप ने डिबेट किया, आप उस पर क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। ये आज की कहानी है, जब लगभग 1 महीने से जांच हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीएम ने क्यों कहा, अरे जवाब दो, इधर उधर मत भटको, के खिलाफ क्या जांच? सीधे वहीं फंसो जहां पे राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है, और कहीं मत जाओ। अभी जो चल रहा है वही चलाओ। वक्फ का समर्थन करते हो, वक्फ का जो चंदा कानून है, चोरी उसका पे समर्थन कितना करते हो या पैसा नहीं? भारतीय जनता पार्टी के पास गया? भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा गया करते हो या और किन किन जवाब दो सरकारों को गिराने के लिए? तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। पिछले 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर जो है भारत के अंदर काफी चर्चाएं भी चल रही हैं, न्यूज भी चल रही है। पहले तो माना नहीं जा रहा था, पहले तो विपक्ष को जो है हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला बताया जा रहा था जब ये मुद्दा उठाया गया था। लेकिन बाद में जब खबरें आने लगी, न्यूज आने लगी और सूत्रों से भी मतलब पता चलने लगा, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की, करीब 5-6 लोगों के घरों से नोटों को बरामद भी किया। उसके बाद पता लगने लगा, हाँ वाकई में जो राम मंदिर में चढ़ाया जाता है उसमें चोरी हुई है। अब उसको लेकर सरकार जो है सख्त भी हुई, थोड़ी एसआईटी का गठन भी किया गया, सब कुछ हुआ। उसके बाद वहां पर जो चंपत राय है उनका इस्तीफे की भी मांग तेज हुई, आखिरकार उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन एफआईआर नहीं हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। विपक्ष का कहना है कि चंपत राय को क्यों खुली छूट दी जा रही है, क्यों पॉलिटिकल इम्यूनिटी दी जा रही है, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्यों उनसे पूछताछ नहीं की जा रही है, कि इसी वजह से चंपत राय को सरकार बचा रही है कि चंपत राय से अगर पूछताछ की गई, नार्को टेस्ट कराया गया
तो जो है कहीं बड़ी मछली जहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं इस चोरी को लेकर सबके नाम सामने आ जाएंगे और सबकी पोल पट्टी खुलकर रख जाएगी। इसीलिए चंपत राय को बचाया जा रहा है। यही विपक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आरोप लगा रही है कि चंपत राय को सरकार बचा रही है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, अपनी राय जरूर दीजिए। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि इस्तीफे से कुछ नहीं होता है, इस्तीफा देना अलग बात है, लेकिन ट्रस्ट के मेंबर के तौर पर उनको नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि जो भी ट्रस्ट का कानून है उसमें कहीं पर नहीं लिखा है कि इस्तीफा देने से उसको ट्रस्ट से हटा दिया जाएगा। इसीलिए चंपत राय ने इस्तीफा भी दे दिया है, जिससे जो है उनके ऊपर कोई आंच ना आए और वो ट्रस्ट के मेंबर रहेंगे, मतलब ट्रस्ट से हटाया उनको नहीं जाएगा। और चंपत राय को सरकार बचा रही है, एफआईआर नहीं हो रही है, गिरफ्तारी करके पूछताछ नहीं हो रही ताकि बड़ी मछलियों के नाम ना खुल सके। ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। अब इस मुद्दे पर भाजपा जब पूरी तरीके से घिर चुकी है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और किस तरीके से कार्रवाई हो रही, किस तरीके से एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी ने रिपोर्ट पेश की है, एसआईटी की रिपोर्टों पर भी जो है मतलब शंका जताई जा रही है कि निष्पक्ष जांच नहीं की गई है, निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी आगे भी। इस पर जो है विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। तब 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होना है राज्यसभा के, उसको लेकर जब पूरी तरीके से भाजपा गिर गई है, अब इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए वक्फ का नाम लिया जा रहा है। वक्फ के ऊपर अब बयान दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जो लोग राम मंदिर के चंदा चोरी पर इतना मतलब भौकाल मचा रहे हैं, इतना जोर जोर से बोल रहे हैं, वो वक्फ में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर क्यों खामोश है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। ये अब मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, वक्फ को लाया गया है ताकि सारा ध्यान हर मीडिया का, ताकि सारा ध्यान जनता का जो है वक्फ कानून पर चला जाए। वक्फ कानून पर, वक्फ में जो कानून बनाया गया था कि 2 गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाया जाएगा, उनकी नियुक्ति कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। जो भी याचिका उस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है कि वक्फ के अंदर 2 गैर मुस्लिम को सदस्य बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। उस पर कोई भी अंतरिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, लेकिन उनकी नियुक्ति हो चुकी है। वक्फ के अंदर 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति करके इस मुद्दे को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? जो वक्फ की बात छिड़ी है वो क्या राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है उसको डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है, या फिर वक्फ में नियुक्ति करना जो कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट का अभी पूरा फैसला नहीं आया, उसके बावजूद भी ऐसा काम किया गया? आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि डिबेट कोई सी चल रही थी, बात कहीं की हो रही थी, लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं और खास तौर पर गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता, ये ऐसी बातें करते हैं। कुरान को भी ले आए, मौलाना को भी ले आए, यहाँ पर कोई भी मुसलमान नहीं था, ना ही मुस्लिमों की बात चल रही थी। बात हो रही थी वक्फ कानून पर और राम मंदिर पर। इसमें कुरान को लाने का क्या मतलब बनता है, बीच बीच में ऐसी बातें करने का क्या मतलब बनता है जो ये मतलब बीजेपी प्रवक्ता बोलते रहते हैं और करते रहते हैं। यहाँ पर बात राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के प्रश्न हो रहे थे, वक्फ कानून के जो मतलब क्वेश्चन थे वो किए जा रहे थे। तो वक्फ कानून और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के जवाब देने की बजाय ये कैसी बातें करते हैं? ये सिर्फ बातों को घुमाने की और सवालों को टालने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से ये हर डिबेट में सिर्फ और सिर्फ ऐसी जो कुरान है, मुल्ला मौलवी है, मुसलमानों का है, ये है वो है, ये बातें करते हैं। आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया शुरू में अंजना ओम कश्यप को कैसे पत्रकारिता सिखा रहे थे, कैसे अंजना ओम कश्यप को बोल रहे थे कि अब ये पहला सवाल ऐसे करके पूछना है, दूसरा सवाल ये पूछना है, तीसरा सवाल इस तरीके से पूछना है और इस तरीके से पूछना है। मतलब ये पूरी तरीके से जाहिर कर रहे थे कि गोदी मीडिया हमारी मुट्ठी में है, हम जैसे चाहें वैसे इनसे सवाल करके इनसे पूछवा सकते हैं, दूसरे प्रवक्ताओं से, विपक्ष के प्रवक्ताओं से। यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी पोल पट्टी खुद ही खोलकर रख दी और गोदी मीडिया की को भी जो है पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। यहाँ पर अंजना ओम कश्यप ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरा शो है, मैं एंकर हूं, मैं जिससे चाहूं जैसे चाहूं वैसे सवाल करूं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता अपना जो मतलब जिस तरीके से वो सवाल लिख कर देते हैं, जिस तरीके से गोदी मीडिया को बताया जाता है क्या मतलब टॉपिक रहना चाहिए और क्या मतलब डिबेट होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पर पोल खुल गई पूरी डिबेट में। आप लोगों ने देखा। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए।
और जो मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार को लेकर जो बयान दिया है, आप उससे कितना सहमत हैं? और क्या वाकई में जो विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है, राम मंदिर की में चंदा चोरी को लेकर पूरी तरीके से भाजपा एक्सपोज हो चुकी है और घेर चुकी है इस मुद्दे को लेकर, तो उसको भटकाने की पूरी चाल उसको भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड का नाम लिया जा रहा है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? अपनी राय जरूर देकर जाइए। और आप लोगों ने देखा होगा इस डिबेट में जितने भी सवाल पूछे गए, चाहे वो अंजना ओम कश्यप ने पूछे, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछे, चाहे वो समाजवादी के प्रवक्ता ने पूछे, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर, तो हर सवाल का जवाब सीधे सीधे वो वक्फ कानून पर ही दे रहे थे, वक्फ बोर्ड पर ही दे रहे थे। मतलब उन्होंने कभी भी मतलब जो सवाल पूछे गए उसको कैसे गोल पोस्ट करके सिर्फ वक्फ पर ही बोलते रहे। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, जरूर बताइए।